नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड के कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं सुनैन चतुर्वेदी और आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत हैं हॉकी मैदान की जिनको समूचे विश्व ने प्रणाम किया है। दादा ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार मेरे साथ हैं। एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 3 एशियन सिल्वर मेडल, विश्व कप के सिल्वर, ब्रोंज, गोल्ड मेडल और ओलंपिक का ब्रोंज मेडल, इतने मेडल 7 जीवन में, इतने अंतर्राष्ट्रीय मैच, दादा का नाम, कैसा सब कुछ लगता है? पहली बात तो सभी व्यूअर्स को, सभी देखने वालों को मैं नमन करता हूं। और दूसरी बात यह है कि आपने हॉकी की चर्चा करी, तो हॉकी कैसा खेल रहा है भारत का हमारा, जिस पर हमें गर्व रहा है, गर्व है और गर्व रहेगा। और गर्व रहा है जो उसकी कहानी बहुत लंबी है, हम सब जानते हैं कहां से शुरू हुई। 1928 से पहली बार ही हॉकी ने वो अपना जलवा दिखाया और खिलाड़ियों ने इस तरह से उस हॉकी को खेला कि जिसकी ऊंचाइयां, अगर मैं कहूं कि आज भी हम तलाश रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऊंचाइयां 1928 के ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने स्थापित कर दी थी। एक नए खिलाड़ी को जादूगर की संज्ञा देना ये 28 के ओलंपिक में ही शुरू हुआ। 28 के ओलंपिक में जहां पर पहले मैच में सिर्फ 150 और जब फाइनल मैच हुआ है हॉलैंड के साथ, तो उस मैच में 25,000 लोग। तो आप 5 मैच के अंतराल के अंदर किसी खेल की लोकप्रियता और उसके अंदर खेले गए और खिलाड़ियों द्वारा खेला गया खेल, उसकी अगर तुलना करें और उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ 150 पहले मैच में और 25,000 आखिरी मैच में। वो देखने वाले से मिसमराइज हो गए। और यहां तक लिखा था कि लोगों ने अपनी कारों के स्टीयरिंग मोड़ दिए थे हॉकी स्टेडियम की तरफ। तो ये वो हॉकी है जिसने हमारे भारत को एक प्राउड दिया, एक गर्व से भरे क्षण दिए हैं उस जमाने में जब हम गुलाम थे। और क्यों ना होते, 32 के अंदर हमारा ओलंपिक का जीतना, 36 के अंदर जो हिस्टोरिक चीजें हैं वो अलग अलग बातें हैं। तो उनके प्रणेता जिन्होंने हॉकी को उस टाइम में इजाद किया, खेलों को पटल पर लाए, देश के नक्शे पर लाए, उस परिवार का एक सदस्य होने के नाते मुझे इस बात का तो गर्व है ही कि मैं उस परिवार से हूं जहां पर मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, सरीखे, 2 भाई जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपना हॉकी का एक तहलका मचा दिया था उन्होंने। ये बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले अशोक भाई एक बात बताइए, आप हॉकी में कैसे आए? दादा ध्यानचंद जी और चाचा रूप सिंह जी की वजह से या कोई और वजह रही? नहीं, ये देखिए, हर जगह की मैं एक बात लेके चलता हूँ कि जब कोई बालक बच्चा जहाँ का होता है, जहाँ उसकी पैदाइश होती है, तो उसका एक एटमॉस्फेयर, एक सराउंडिंग जो वातावरण है, वो हमेशा उसका असर आता है। कि हमने शिवाजी के और उनकी माँ के बारे में नहीं पढ़ा, तो वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी जुड़ी कि मैंने जब आँख खोली तो हॉकी चारों तरफ नजर आई। बाबूजी से मिलने वाले, ध्यानचंद से मिलने वाले, आने उनसे ऑटोग्राफ लेने वाले, अखबारों में उनका नाम छपना, तो उन चीजों का तो मेरे दिलो दिमाग पर तो असर होना ही था। और जब वो असर हुआ तो छोटी सी हॉकी हाथ में आ गई जब मैं 5 साल 4 साल का था। और छोटी सी हॉकी आने का मतलब ये था कि आपके अंदर वो चीज पैदा हो गई कि हाँ भाई, इस बच्चे ने तो हॉकी खेलनी है। तो और हॉकी एक संपूर्ण खेल के रूप में विकसित थी उस जमाने में। भारतीय परंपरा के अंदर मुहावरों का बड़ा महत्व है। एक बात अक्सर कही जाती है कि बरगद के नीचे कोई पौधा पनप नहीं सकता। दादा आपके लिए बरगद थे, आपने भी उन्हीं के खेल को चुना, लेकिन आप छोटे खिलाड़ी नहीं रहे। दादा का नाम को अगर आपने क्रॉस नहीं किया है तो आपको भारतीय दर्शकों ने कभी उनसे छोटा भी नहीं माना है। ये बात दूसरी है, पिता और पुत्र का एक मर्यादा को कायम रखते हुए आपको वो नाम नहीं दिया, लेकिन आप उससे छोटे भी नहीं रहे। क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। पहली बात तो पिता
पिता की उन ऊंचाइयों तक हर पुत्र पहुंचने की कोशिश करता है, मैंने भी कोशिश करी, लेकिन हमारे पिता तो मैं समझता हूँ कि वो अनंत ऊंचाइयों के वो खिलाड़ी थे। और दूसरी बात ये है कि उनके द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल्स, तो उनकी अगर हम तुलना करें उन मेडलों से तो आपको यकीन नहीं होगा कि 1970 का जब रजत पदक मैंने जीता, 71 का वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज मेडल जीता, 72 का ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जीता, 73 का रजत पदक जीता, ये मेडल्स लाके मैंने कभी बाबूजी को दिखाए ही नहीं। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि हमसे पूर्वज, हमारे पूर्वज जितने भी थे, इंक्लूडिंग ध्यानचंद, रूप सिंह, केडी सिंह बाबू साहब, किशन लाल दादा साहब, और हमारे बलबीर सिंह जी, चरणजीत सिंह जी 64 ओलंपिक के, वी भास्करन 80 के, तो ये लोग गोल्ड लेकर आते थे। तो ये बात कैसे मैं गवारा करता कि जो देश और देश के हमारे खिलाड़ी गोल्ड लेकर आ रहे हों, और उसमें हमारी टीम जो 70 में पहली बार गई, 71 में खेलने गए, आंख हमारी गोल्ड परी थी, लेकिन कुछ वजहों से वो चीज हासिल नहीं कर पाए। तो मैं उस मामले में अगर मैंने गोल्ड जीते होते तब मैं जरूर खड़ा होता दादा ध्यानचंद के साथ और कहकर खड़ा होता कि हाँ दादा ध्यानचंद कि मैं भी गोल्ड जीत कर आया हूं। जब आप 1975 में विश्व कप आपके गोल से जीता गया, समूचा देश नाच उठा, सबसे पहली प्रतिक्रिया जब आप घर लौटे तो दादा ध्यानचंद जी की क्या थी आपके साथ? के जमाने में जब मैं प्रैक्टिस करने सामने से जाया करता था उनके, वो साल में 3 महीने 2.5-3 महीने घर में आया करते थे, क्योंकि पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ध्यानचंद साहब ने अपनी लंबी उम्र जो है जीवन की वो नौकरी में व्यतीत करी, लेकिन वो जब झांसी आते थे, हम लोगों को हॉकी पकड़े सामने से जाते देखते थे प्रैक्टिस के लिए, तो डांट के रोक देते। तो मेरी समझ में नहीं आया जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ रहा होता था कि मना क्यों कर रहे हैं, और उनका मना करना अखरता भी था। हम लोगों के मैं और मेरे बड़े भाई राजकुमार सिंह, और उन्होंने हमको मना कर दिया। पता लगा हमने फिर हॉकी उठाई और पिछले दरवाजे से ग्राउंड में पहुंच गए, प्रैक्टिस करी, अपना खेल लिए। अब जब एक टाइम गुजर गया और जो हालात स्थितियां थी, तब समझ में आया कि ध्यानचंद जी ने मना क्यों किया। देखिए ध्यानचंद जी ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने, तो एक अपने आप में एक कहानी है वो भी कि कहाँ ध्यान सिंह थे 1926 में, और जब 36 में खेलने गए लास्ट, तो ध्यानचंद बन के गए। तो उनके साथ वो नाम, शोहरत, सम्मान और वो गोल्ड मेडल जुड़े हुए थे जो हमारे साथ में नहीं थे। और उस टाइम में गोल्ड मेडल भी उतने ही मैं कहूं कि बस देर तक अपना रंग दिखाते थे कि आप जीत कर आए हैं, आपको गले में हार डाल दिया, हाथ मिला लिया, और आप अपने घर जाइए, अपनी नौकरी करें, अपने परिवार को पालें। तो वो जानते थे कि मैंने जो कुछ हासिल किया है, ये अगर मेरे बच्चे करेंगे और हॉकी में इतना ऊंचाई ना छू पाए तो इनका जीवन तो खराब हो जाएगा। ये करेंगे क्या फिर अपने बाप का नाम, चाचा का नाम खराब करेंगे, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए वो डांटते थे कि आपने पढ़ना है, पढ़ के कोई नौकरी करनी ताकि अपना परिवार आप चला सको। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही पिछला दरवाजा जो मैंने बताया, हम निकल के भागे और खेलना शुरू किया। उसके बाद इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, और ये खेलते चले। उनकी नॉलेज में नहीं था कि हम खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा जब पहली बार, वो था मेरा 70 एशियाड के बाद का नेशनल 71 का जो मैं बेंगलोर में खेला था। तब मेरे चाचा जी और बाबूजी दोनों आए थे वहां पर, एक गेस्ट बन के उनको बुलाया गया था, और मैं बंगाल से उस जमाने में खेल रहा था इनामुर रहमान साहब के साथ, जो मेरे आइडियल खिलाड़ी रहे हैं, जिनको कि मैंने बिना देखे, कहते ना कि एकलव्य क्या होते, एकलव्य ऐसे थे, वो भी वही मैंने भी अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई किया कि उनको देखे बिना मैंने उनकी चीजें हासिल करी। कैसे खेलते हैं, ड्रिबलिंग कैसे करते हैं, किस तरह उनका लेफ्ट फ्लिक है, किस तरह डॉजिंग है उनकी। और ऐसा है कि मेरे सामने 2 रास्ते जीवन में आए जब मैं बीकॉम कर रहा था कोटा कॉलेज से, कि आपको या तो एग्जाम में अपीयर होना है जो अगले महीने है, या फिर मुझे मोहन बगान क्लब, जहां पर मेरे ये आइडियल प्लेयर खेल रहे हैं, जिसमें गुरबख्श सिंह ओलंपियन खेल रहे हैं, वेस्ट पेस खेल रहे हैं, शाहिद नूर खेल रहे हैं, तो मैं उस अट्रैक्शन को रोक नहीं सका और मैंने अपना बीकॉम का एग्जाम छोड़ दिया। तो एक जीवन का बहुत बड़ा मेरे जीवन में वो रिस्क था कि मैं
अगर नहीं खेल पाता तो पता नहीं मेरे जीवन का क्या होता। अशोक भाई, आपने अभी कहा कि रहमान भाई जो है जी, इनाम रहमान भाई, आप उनको देखकर वो आपके आइडियल थे। कुछ दिन पहले अभी ओलंपिक के दौरान मेरी उनकी बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा, कहा जब इस बात को कि अशोक भाई ने ये कहा है, वो दादा ध्यानचंद के बेटे हैं और कह रहे हैं कि आप आइडियल खिलाड़ी हो, तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले अशोक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बताइए आप। उन्होंने इस बात को मुझसे कई बार दोहराया कि अशोक कुमार बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ भी आपने कलकत्ते का जिक्र किया जी, बैटन कप देश का बहुत बड़ा टूर्नामेंट था और आगा खां बॉम्बे का बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों ने बताया कि आप सुबह कलकत्ता में मैच खेलते थे, शाम को बॉम्बे में मैच खेलते थे, ये क्या था? ये एक इन ए रो हम मैं और गोविंदा 7 मैच खेले हैं इन ए रो। उस टाइम बेटन कप कलकत्ता में चल रहा था और नक्सलवादी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट जो था वो खतरे की लाइन में आ रहा था, लेकिन हमारे वो मैचेस हो रहे थे और हमको, क्योंकि मैंने एयरलाइंस ज्वाइन कर रखी थी, हमारी इंडियन एयरलाइंस की टीम आगा खान टूर्नामेंट खेल रही थी बॉम्बे का, और मेरे लिए, क्योंकि मेरी इंडियन एयरलाइंस की टीम खेल रही है और वो मेरा क्लब है जो मेरा आखिरी साल मुझे खेलने की इजाजत मिली थी, तो मैं और गोविंदा मैच खेलते थे बेटन कप का। पहले वहां खेले, वहीं से उन्हीं कपड़ों में बैठे, कार में बैठे और एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट में जहाज में बैठे बॉम्बे पहुंचे। अगले दिन मैच खेला अपना आगा खान टूर्नामेंट का, पहला मैच खेला, फिर वापस कलकत्ता पहुंचे, फिर वापस हम बॉम्बे आए। तो इस तरह इन्हें रोज 7 मैच खेलना, ये भी बहुत बड़ी बात, और वो भी एक जगह कलकत्ता तो एक जगह बॉम्बे, इस तरह के मैचेस। और वो एक चैलेंज था हमारे लिए। क्यों नहीं भाई, खिलाड़ी चैलेंज नहीं लेगा तो फिर लेगा कौन आखिर में? गोविंदा साहब का नाम बीपी गोविंदा। आपकी और उनकी जो केमिस्ट्री थी मैच के दौरान, गेंद को एक दूसरे को देना और सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को छकाना, इसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। आपकी वो केमिस्ट्री सबसे बड़ी थी या और किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा? नहीं, देखिए, जब, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि 70 में मैंने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन कर ली थी, गोविंदा ने भी सेंटर फॉरवर्ड के रूप में ज्वाइन किया था, और इनामुर रहमान तो एस्टेब्लिश प्लेयर थे इंडियन एयरलाइंस के। इंडियन एयरलाइंस को बनाने वाले असल में इनामुर रहमान ही थे, जिन्होंने इंडियन एयरलाइंस टीम खड़ी करी थी। तो हम लोगों ने जब 70 में ज्वाइन किया तो इनामुर रहमान लेफ्ट इन थे, गोविंदा सेंटर फॉरवर्ड हुआ करता था। अब ये जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये खिलाड़ियों के अंदर की वो ताकत, मैं कहूं कि अगर खिलाड़ी के पता लग जाए कि ये खिलाड़ी अपोनेंट का है कि हमारी टीम का है, किसी की एक्टिविटी से पता लग जाता था हमको बिना आंख उठाए।